स्टूडेंट्स, वेलकम टू सबकी पाठशाला। ये एग्ज़ाम स्पेशल क्लास है। इसमें हम मतलब शॉर्ट में एज अ स्टोरी जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन याद करने वाले हैं। तो जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए वो उसके अंदर हाईलाइटेड है, आपको उन पे ज़्यादा फोकस करना है। बाकी आपको पूरा चैप्टर जो है स्टोरी की तरह समझा दिया जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं चैप्टर हम। तो जैसा चैप्टर का नाम है आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। यानी कि हम इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि फ्रांस के अंदर क्या क्या चेंज जो है वो आया, ठीक है, और वहाँ पर रेवोल्यूशन क्यों हुआ, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू में आपको एक इंसिडेंट के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, स्टार्टिंग में एक इंसिडेंट है जो कि चैप्टर के बीच में आएगा। तो वो इंसिडेंट क्या है मैं आपको भी बता देती हूँ। उसके बाद जब हम स्टोरी की तरह उसको पढ़ेंगे तो उसमें वो चीज़ें जो है वो कवर कर ली जाएंगी। ठीक है, तो इंसिडेंट है कि 14 जुलाई 1789 की सुबह है, और पेरिस जो कि फ्रांस की कैपिटल है, राजधानी है, वहाँ पर जो है क्या हुआ है, जो राजा है उसने क्या करा है, कमांड दे दिया है ट्रूप को, यानी मिलिट्री को, आर्मी को, कि वो शहर में जाए। ठीक है, यानी र्यूमर क्या फैला दिया गया है कि राजा ने क्या ऑर्डर दिया है, कि राजा ने ऑर्डर दिया है गोलियां चलाने का, ओपन फायर का। किसके ऊपर? सिटीजन के ऊपर। ठीक है, यानी जो अफवाह फैलाई गई है वो क्या फैलाई गई है कि राजा ने ऑर्डर दिया है आर्मी को, ट्रूप को, कि जो भी सिटीजन होगा उसके ऊपर गोली चलाई जाएगी। ठीक है, जो भी सामने आएगा मतलब। ठीक है, अब लगभग जो है 7,000 से ज़्यादा मैन और वुमेन जो है वो इकट्ठा होते हैं एक टाउन हॉल के सामने। ठीक है, और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो गवर्नमेंट ने, मतलब जो राजा ने ये ऑर्डर दिया है, उसके सामने वो क्या करने वाले हैं, विरोध करने वाले हैं, यानी उसका वो अगेंस्ट खड़े होने वाले हैं। ठीक है, तो अब इसलिए वो क्या करते हैं कि वो लोग जाते हैं एक जगह जिसका नाम क्या है, बास्तिल। ठीक है, बास्टिल जाते हैं जो कि एक जेल है। ठीक है, और वो कैसा जेल है, वहाँ पर जो भी लोग राजा के खिलाफ बोलते हैं, उनके अगेंस्ट बोलते हैं, उनको वहाँ पर बंद कर दिया जाता है, और उस जगह पर ही बहुत सारे हथियारों को जो है वो छुपा के रखा जाता है। होर्डिंग है मतलब। ठीक है, होर्डिंग की जाती है एमुनिशंस की, यानी हथियारों की। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जो बास्तिल का है ना, उस पर वो अटैक कर देते हैं, और जितने भी प्रिजनर्स होते हैं उनको वो क्या करते हैं, छुड़ा देते हैं। प्रिजनर्स रिलीज, यानी उन्हें छुड़ा दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा वो लोग क्या करते हैं, जितने भी हथियार होते हैं उनको वो लूट लेते हैं। ठीक है, और पूरा जो किला देखो, ये दिख रहा है आपको, ये किला, ये पूरा का पूरा किला जो है वो तोड़ फोड़ देते हैं। ठीक है, ये इंसिडेंट होता है कब, जो हमने पढ़ा है 14 जुलाई 1789 को। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है हम ये इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, शुरू में जो हमने घटना पढ़ी है, ये जो एक इवेंट पढ़ा है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, चलो अब हम फ्रांस के बारे में पढ़ते हैं कि फ्रांस में है क्या। ठीक है, सबसे पहले जो फ्रांस की सोसाइटी थी, यानी जो फ्रांस का समाज था, वो 3 ग्रुप में बटा हुआ था, आपको याद रखना है। यानी 3 स्टेट्स थे वहाँ पर। ठीक है, क्लर्जी था, नोबिलिटी, ठीक है, और थर्ड स्टेट में सारे लोग आते हैं। ठीक है, इन दोनों ग्रुप के लोगों को स्पेशल पावर्स थी। ठीक है, इनके पास विशेष अधिकार थे यानी कि। ठीक है, और जो थर्ड स्टेट के लोग आप देख सकते हैं, जिसमें बिजनेसमैन है, मर्चेंट है, कोर्ट ऑफिशियल्स हैं, लॉयल है, पीजेंट्स हैं, आर्टिशियंस हैं, यानी जितने भी लोग बच जाते हैं वो सारे। ठीक है, अब अगर हम क्लर्जी की बात करें तो ये होता है क्या, ये चर्च के लोग होते हैं। ठीक है, और जो नोबिलिटी है, समझो जो राजा के रिश्तेदार होते थे उन्हें नोबिलिटी बोला जाता था, नोबल पीपल उन्हें कहा जाता था। ठीक है, ये था उस समय फ्रांस की सोसाइटी का डिवीज़न। ठीक है, अब हम आते हैं फ्रांस के ऊपर। तो फ्रांस में 1784 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो राजा था उसका नाम था लुई 16। ठीक है, जो बुरबोन फैमिली का एक किंग था। ठीक है, यानी उसकी जो फैमिली है उसका नाम क्या था, बुरबोन फैमिली का वो एक किंग था, और उसका नाम क्या था, लुई 16 था। ठीक है, अब वो 20 साल का था जब वो राजा बना। ठीक है, और उसकी जो शादी होती है वो ऑस्ट्रेलिया की प्रिंसेस मैरी एंटोनी से उसकी शादी होती है। ठीक है, वो नया राजा बनता है, और जैसे ही वो राजा बनता है वो क्या देखता है कि जो खजाना है, जो ट्रेजरी है, वो क्या है, खाली है बिल्कुल। ठीक है, अब भाई राजा का खजाना क्या है, खाली है बिल्कुल। ठीक है, अब इसी में क्या होता है कि फ्रांस के पास किसी तरह का कोई फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं है, यानी कोई पैसा नहीं है, खजाना खाली है। ठीक है, अब क्या बात आती है, अब वहाँ पर राजा के सामने सबसे बड़ी दुविधा ये है कि आपका खजाना जो ट्रेजरी है वो खाली है, तो देश का खर्चा कैसे चलेगा। ठीक है, इसी के साथ क्या होता है, जो फ्रांस था उसने क्या डिसाइड करा कि जो 13 मतलब 13 अमेरिकन कॉलोनीज थी, जिनको आज़ाद कराने में, और वो किससे आज़ाद होना चाहते थे, ब्रिटेन से। ठीक है, यानी कि अमेरिका के 13 कॉलोनीज थी जिस पर किसने कब्जा कर रखा था, ब्रिटेन ने कब्जा कर रखा था। ठीक है, अब फ्रांस ने क्या करा, अमेरिका की मदद करी। ठीक है, अब अमेरिका ने की मदद करी तो वो खुद किस में चला गया, वो डेप्ट में चला गया, यानी कि वो कर्जे में डूब गया। ठीक है, अब जो फ्रांस की करेंसी थी उस समय वो थी लिब्रे। ठीक है, आपको ये याद रखना है, लिब्रे करेंसी थी, और वो लगभग 1 मिलियन की डेप्थ में यानी कर्जे में डूब गया। ठीक है, अब देखो उसके सामने पहली समस्या क्या थी कि जब वो राजा बना तो उसका खजाना खाली है, ट्रेजरी बिल्कुल खाली है, उसको अपने खुद के खर्चे के लिए तो पैसे नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात क्या होती है कि वो
अमेरिका की जो कॉलोनीज़ है उसको आज़ाद करने में मदद करता है। उससे मदद करने के चक्कर में जो फ्रांस है उसके ऊपर क्या आ जाता है और कर्जा आ जाता है। ठीक है, अब आगे क्या होता है, जो लेंडर जिन्होंने उनको पैसे दिए थे, ठीक है, वो कितना परसेंट ब्याज मांग रहे हैं, 10% का जो है वो इंटरेस्ट मांग रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या फ्रांस की गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि अब पेमेंट कैसे होगा भाई, जो भी ये लोन वोन लिया गया है। तो वो क्या करती है, टू मीट द रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द आर्मी, कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड यूनिवर्सिटी, स्टेट वाज फोर्स टू इंक्रीज द टैक्सेस। ठीक है, यानी कि अब उसको अपने खर्चे पूरे करने के लिए, जो उसका पैलेस है उसके खर्चा हो गया, आर्मी का खर्चा हो गया, कोर्ट का खर्चा हो गया, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज है, यूनिवर्सिटीज़ है, उनका खर्चा मेंटेन करने के लिए जो राजा है वो क्या सोचता है कि मैं अब टैक्सेस जो है वो बढ़ा दूंगा। ठीक है, अब टैक्सेस बढ़ाता है वो। ठीक है, अब टैक्सेस बढ़ाने से क्या होता है, ये देखो, जो उस समय स्टेट था, ये इस तरह से 3 स्टेट। ठीक है, तो जो टैक्स पेयर स्टेट था, मतलब जो राजा को टैक्स देते थे वो ये लोग थे। ठीक है, अब ये लोग देखो, इनके ऊपर डबल बर्डन था। क्या था, एक तो ये राजा को टैक्स देते थे, ठीक है, और एक ये लोग चर्च को टैक्स देते थे। ठीक है, अब ऐसे में अब जब टैक्स और बढ़ाया जाएगा तो जिन लोगों पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, यानी अफेक्ट आएगा, वो ये लोग होंगे। ठीक है, तो ये लोग क्या चाहेंगे, कभी चाहेंगे कि टैक्स बढ़ाया जाए? वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि टैक्स बढ़ाया जाए। चलो अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब जो फ्रांस की सोसाइटी थी उस समय, ठीक है, उसमें जो किसान थे, लगभग 90% पॉपुलेशन जो थी वो क्या थी, पीजेंट्स थी, यानी कि किसान थे, जिसमें से कुछ लोगों के पास अपनी खुद की ज़मीन थी खेती करने के लिए, कल्टीवेशन के लिए, और कुछ लोग क्या करते थे, जो नोबल्स होते थे, जो अमीर लोग होते थे, उन लोग की ज़मीनों पर वो लोग क्या करते थे, खेती करते थे। ठीक है, इसके अलावा ये मैंने आपको बताया कि पहले 2 स्टेट जो है वो क्लर्जी और नोबिलिटी है, जो क्या इंजॉय करते हैं, प्रिविलेजेस ऑफ बाय बर्थ, यानी कि उन्हें बर्थ से ही क्या है, कुछ विशेष अधिकार मिले हुए, प्रिविलेजेस मिले हुए। ठीक है, और प्रिविलेजेस क्या है कि उनको किसी तरह का कोई टैक्स पे नहीं करना। ठीक है, इसके अलावा जो क्लर्जी थे, यानी जो चर्च के लोग थे, वो क्या करते थे, टैक्स वसूलते थे तीसरे स्टेट के लोगों से। ठीक है, अब जो टैक्स चर्च लेता था उसका नाम था तित्स। ठीक है, और जो टैक्स राजा को दिया जाता है उसका नाम था टाइल। ठीक है, 2 तरह के टैक्स थे, आपको ये याद रखना है, ये यहाँ पर भी आपको दिया हुआ है। देखो, जो लिवरे थी वो करेंसी थी, क्लर्जी जो था वो ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड इन द स्पेशल फंक्शन ऑफ चर्च, यानी कि ऐसे लोग जो चर्च का काम करते थे। तिथ जो था एक टैक्स था जो चर्च को देना पड़ता था। कौन देता था टैक्स चर्च को? आम लोग, मतलब तीसरे स्टेट के लोग। और जो टाइल था वो टैक्स किसको दिया जाता था? राजा को दिया जाता था। ठीक है, तो 2 तरह के टैक्स जो थे उस समय वहाँ पर दिए जाते थे। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है। अभी तक हमें फ्रांस की कहानी समझ में आ गई कि जब फ्रांस का जो राजा बनता है लुई 16, उस समय खजाना खाली है, वो लोग अमेरिका को मदद करते हैं लड़ाई में, उनके ऊपर कर्जा आ जाता है, डेब्ट आ जाता है, जिसको देने के लिए जो वहाँ का राजा है वो क्या सोचता है कि मैं टैक्स बढ़ाऊंगा। ठीक है, अब हमने फ्रांस की सोसाइटी के बारे में पढ़ा कि फ्रांस की सोसाइटी जो था वो 3 ग्रुप में बटा हुआ था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी थे, यानी कि वो लोग जो चर्च के लिए काम करते थे, और सेकंड स्टेट में नोबल्स थे, जो कि मतलब समझो राजा के रिश्तेदार वगैरह, यानी अमीर लोग वगैरह हुआ करते थे, और थर्ड स्टेट में बाकी सारे लोग होते थे। ठीक है, अब वहाँ पर किसान ज़्यादा हैं। ठीक है, टैक्स जो है वो 2 तरह का लगाया गया है, एक टैक्स चर्च को देना पड़ता था और एक टैक्स राजा को देना पड़ता था। ठीक है, इसके अलावा जो चर्च के लोग थे उनको किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना, उल्टा वो लोग टैक्स वसूलते थे, मतलब लेते थे, और जो नोबल थे उनको भी किसी तरह का टैक्स नहीं देना है। ठीक है, ये सिचुएशन वहाँ पर थी उस समय। ठीक है, अब अगर हम 1715 की बात करें तो वहाँ पर फ्रांस की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ गई है। कितना बढ़ गई है देख लो आप, लगभग 23 मिलियन से 28 मिलियन पॉपुलेशन वहाँ की हो चुकी है। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से डिमांड जो है वो क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है फूड ग्रेन्स की, यानी खाने की चीज़ों की जो डिमांड है वो क्या हो गई, बढ़ गई है। ठीक है, अब ऐसे में जो प्राइस है वहाँ पर, जो ब्रेड वो लोग खाते थे उसका जो प्राइस है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा बढ़, देखो लिखा ना, रोज़ रैपिडली बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जो लोग होते हैं जो काम करते हैं, जो लेबरर्स होते हैं या जो और भी लोग काम कर रहे होते हैं, उनकी वेज में, यानी उनकी तनख्वाह में, उनकी सैलरी में किसी तरह का कोई इंक्रीमेंट नहीं होता, कोई इंक्रीज़ नहीं होता। ठीक है, अब देखो प्राइसेज जो है ज़रूरी चीज़ों का बढ़ रहा है, लेकिन सैलरी जो है वो नहीं बढ़ रही, उतनी की उतनी है। तो ऐसे में जो लोग थे उनको सब्सिस्टेंस क्राइसिस झेलना पड़ रहा है, यानी उनके पैसे इतने सफिशिएंट नहीं थे कि वो अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीद सके, स्पेशली खाने पीने की चीज़ें। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम आया इसे बोला गया सब्सिस्टेंस क्राइसिस, यानी कि जीने का संकट। ठीक है, यानी अब लोग जो है वो जिंदा रहने के लिए बहुत उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब ये आपका हो गया। अब आगे पढ़ते हैं हम जरा, अब आगे क्या होता है देखो।
अब जो लोग हैं वो क्या करते हैं, रिवॉल्ट करते हैं, ठीक है। किस लिए रिवॉल्ट करते हैं कि टैक्स बढ़ाया जा रहा है इसलिए, और जो खाने की समस्या, मतलब जो पैसे बढ़ते जा रहे हैं, खाने की चीज़ों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, रिवॉल्ट करते हैं, यानी कि राजा के इस ऑर्डर के अगेंस्ट वो लोग आवाज़ उठाते हैं, ठीक है। अब ज़्यादातर जो ये आवाज़ उठाने वाले लोग होते हैं वो होते हैं थर्ड स्टेट के लोग, ठीक है, क्योंकि उन्हीं को ये प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। अब जैसे ही लोग पढ़ते हैं, ठीक है, धीरे धीरे लोग पढ़ रहे हैं, जब थर्ड स्टेट के लोग एजुकेट होते हैं तो उन्हें समझ में आता है न्यू आइडियाज़ के बारे में, ठीक है। वो नए आइडियाज़ क्या हैं सोसाइटी में, देखो तो 18th सेंचुरी में जो है एक और सोशल ग्रुप फॉर्म होता है जिसे मिडिल क्लास बोला जाता है, ठीक है। अभी मिडिल क्लास लोग कौन हैं, वो लोग हैं जो एजुकेट हो गए हैं, जिन्हें आप समझ में आता है कि राजा क्या सही कर रहा है और क्या गलत कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मिडिल क्लास के लोग थे उन्होंने क्या नया आइडिया दिया, देखो वो कहते हैं कि जो सोसाइटी है वो किस पर बेस्ड होनी चाहिए, फ्रीडम पे यानी आज़ादी पे, सबके लिए इक्वल लॉ होना चाहिए, यानी कि अगर टैक्स पे करेंगे तो सब करेंगे और अगर नहीं पे करेंगे तो कोई भी नहीं पे करेगा। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी सबको बराबर मिलनी चाहिए, ठीक है। ये जो फिलॉसफी दी है उस फिलोसोफर का नाम है जॉन लॉक और जैकी रूसे, ठीक है, ये दो फिलोसोफर्स हैं, ठीक है। इन्होंने ये भी बोला कि राजा के पास किसी तरह का डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन नहीं है, मतलब उसके पास कोई भगवान की दी हुई शक्तियाँ नहीं है कि वो राजा बनेगा और हमारे पे रूल करेगा, ठीक है। अब आगे देखो क्या होता है, रूसे क्या कहते हैं, रूसे कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड चलो अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। अब जो फ्रांस है वहाँ पर हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि वहाँ पे जो है चेंजेस आने स्टार्ट हो गए हैं और जितने भी प्रिविलेजेस थे यानी स्पेशल जितने भी पावर्स थे फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के वो उनसे छीन लिए गए हैं और जो चर्च की लैंड है वो भी उनसे ले ली गई है, ठीक है। और राजा ने क्या करा है, जो लुई 16 है उसने कॉन्स्टिट्यूशन को मान लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, और ये अब जो भी वहाँ पर होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है, याद रखना कि नेशनल असेंबली ने जो ड्राफ्ट का काम है कॉन्स्टिट्यूशन का वो 1791 में कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। इट मेन ऑब्जेक्ट वॉज टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्च। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन काम था वो क्या था, राजा की पावर पर लिमिट लगाना, ठीक है। इसके अलावा तीन जो है यहाँ पर क्या किया गया है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी बनाई गई है, ठीक है। और फ्रांस जो है क्या बन गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बन गया है। अब ये याद रखना है, देखो मोनार्ची का मतलब किंग हो गया, यानी किंग भी है वहाँ पर और कॉन्स्टिट्यूशन भी है, इसलिए हम क्या बोलेंगे उसको, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये था सिनारियो समय वहाँ पर, ये देखो आप, ठीक है। दो चीज़ें याद रखना है आपको, पैसिव सिटीजन्स कौन थे और एक्टिव सिटीजन्स कौन थे, ठीक है। तो एक्टिव सिटीजन्स वो लोग थे जिनको वोट देने का राइट मिला था, ठीक है। और पैसिव सिटीजन्स वो थे जिनको वोटिंग राइट नहीं मिला था। जनरली इसमें जितनी भी वुमेन्स थी वो थे, और बच्चे मतलब जिनकी भी एज 25 से कम थी वो लोग पैसिव ग्रुप में आते थे, ठीक है। अब इस तरीके से जो है वोट होता था, मतलब एक्टिव सिटीजन्स वोट देते थे, वोट देने के बाद जो है वो वोट होने के बाद जो है मतलब ये चुना जा रहा है इलेक्टोर्स को। उसके अलावा फिर उनमें से कुछ लोग चुन करके क्या बना रहे हैं, नेशनल असेंबली बना रहे हैं, और नेशनल असेंबली क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, किंग को करेगा, ठीक है। तो इस तरह का सिस्टम जो है वहाँ पर बनाया गया। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1791 में, उसके पास क्या पावर थी, लॉ बनाने का पावर था, मेक लॉ इन द नेशनल असेंबली, ठीक है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया कि जो लॉ बनाने का काम है वो नेशनल असेंबली करेगी, ठीक है, जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, यानी कि जिसको इनडायरेक्टली लोगों ने खुद ही चुना है, ठीक है। इसके अलावा जिनकी भी एज 25 थी उनको वोट देने का राइट मिला है, लेकिन साथ में यहाँ पर क्या बात बोली गई है कि जिस भी मैन की एज 25 है और वो क्या देता है, टैक्स पे करता है, मतलब स्टेट को, फ्रांस में मतलब टैक्स पे करता है, और वो टैक्स कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबर, मतलब 3 दिन के मजदूरी के बराबर वो टैक्स देता होगा, ठीक है। अब सपोज करो उस समय मान लो 200 रुपये किसी का एक दिन की मजदूरी थी, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो कितना हो गया, 600, यानी कि जो पर्सन 600 टैक्स पे करेगा और उसकी उम्र जो है वो 25 साल होगी और वो एक आदमी होगा, तो उसको वोट देने का अधिकार मिला गया है, मतलब दिया गया है, और बाकियों को वोट देने का राइट नहीं मिला है, ठीक है। अब ये है देखो डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, ये आपको बनाया गया है, ठीक है। आगे देखो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बिगैन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू में क्या लिखा गया, अधिकार लिखे गए, राइट्स लिखे गए, ठीक है। वो राइट क्या क्या था, राइट टू लाइफ है यानी जीने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच है अपनी बात को कहने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन भी है यानी आप अपना सुझाव दे सकते हो, इक्वालिटी बिफोर लॉ हो गया। तो ये सारे जो हैं राइट्स दिए गए, अधिकार दिए गए फ्रांस के लोगों को। और ये सारे अधिकार कैसे हुए, इनका नेचर कैसा बनाया गया, नेचुरल एंड इनएनिएबल राइट है ये, यानी कि ये राइट जो है वो किसी से भी
छीना नहीं जा सकता और ये मिलेगा बाय बर्थ, यानी जन्म लेने के साथ ही अधिकार जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ई सिटीजन्स नेचुरल राइट, यानी कि स्टेट की ड्यूटी है, वहाँ के सरकार की ड्यूटी है कि लोगों के इस नेचुरल राइट को वो क्या करे, प्रोटेक्ट करे, ठीक है। इसके अलावा ये सिंबल्स आपके पेपर में आते हैं, आप देख लेना कि ब्रोकन चेन का क्या मतलब है। ब्रोकन चेन का मतलब क्या होता है, आज़ाद होना, यानी बिकमिंग फ्री, ठीक है। ये है आपका बंडल ऑफ रॉड्स हैं। अब इसका मतलब क्या है, वन रॉड कैन बी इजली ब्रोकन बट नॉट एन एंटायर बंडल। तो ये क्या दिखा रहा है, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ लाइज इन द यूनिटी। ये आई है, ये सारे आप पढ़ लेना, ये सिंबल्स आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर में, ठीक है। ये विंग जो लेडी है वो क्या है, लॉ का पर्सनिफिकेशन है आपका, ठीक है। और ये लॉ टैबलेट है, इसमें क्या लिखा गया है, बताया गया है कि जो लॉ है वो सबके लिए सेम है, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, ठीक है। तो ये आप एक बार अच्छे से देख लेना, ये आपके एग्जाम में आएगा। गवर्नमेंट का जो नया आइडिया आया है वो क्या आया है, एक स्पिरिट ऑफ लॉ बुक है, उसमें बोली गई है, ठीक है, जो किसने लिखे, मॉन्टेस्क्यू ने लिखी है, ठीक है। उसमें क्या बोला गया है, अ डिवीजन ऑफ पावर, यानी कि जो राजा है उसकी पावर जो है वो डिवाइड होगी, किसके बीच में डिवाइड होगी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है। ये सब आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। लेजिस्लेचर कौन होता है, एग्जीक्यूटिव कौन होता है, जुडिशरी कौन होती है, ठीक है। अब इस तरह का जो मॉडल है उस समय जब प्रपोज किया गया तो ये किसमें फॉलो हुआ, यूएसए में, यानी अमेरिका में इस तरह का जो है वो जो 13 कॉलोनीज़ को आज़ाद कराया गया था, उन 13 की 13 कॉलोनीज़ में इस तरह का जो गवर्नमेंट है वो फॉर्म हुआ, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जो न्यूज़ दैट लुई 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट जनरेटेड एंगर एंड द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस, ठीक है। यानी अब न्यूज़ क्या फैल जाती है कि जो राजा है लुई 16, उसने क्या करा है, टैक्सेस को और बढ़ाने का सोचा है, ठीक है। अब ऐसे में जो लोग हैं वो गुस्से में आ जाते हैं। अब वो देखो क्या होता है, द लुई 16 हैड टू इंक्रीज टैक्सेस फॉर रीज़न, जो हमने पहले पढ़ा, क्योंकि उसको खर्चे पूरे करने, इसलिए वो क्या करता है, टैक्सेस बढ़ाने की बात करता है, ठीक है। अब जो फ्रांस का जो ओल्ड रिजाइम था, रिजाइम यानी जो शासन व्यवस्था थी, उसमें राजा ना अकेले जो है वो टैक्स इम्पोज नहीं कर सकता, ना बढ़ा सकता है ना घटा सकता है, ठीक है। तो उसको क्या करना होगा, स्टेट जनरल की एक मीटिंग बुलानी होगी, ठीक है। अब उस स्टेट जनरल की मीटिंग में क्या होता है, तीनों स्टेट के लोग आते हैं, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट, ठीक है। अब वहाँ पर जो भी डिसीजन होता है वो वोटिंग के थ्रू होता है, ठीक है। अब क्या होता है, द मोनार्च अलोंग could decide when to call a meeting of this body and the last time it was done in the 1614। अब यहाँ पर जो बात है ध्यान देने वाली वो क्या है कि जो राजा है वो ये डिसाइड करेगा कि मीटिंग कब बुलाई जाएगी, और लास्ट टाइम जो मीटिंग बुलाई गई थी वो 1614 में ही मीटिंग बुलाई गई थी, ठीक है। अब जरा देखते हैं आगे क्या होता है। 5 मई 1789 को जो राजा है यानी जो लुई 16 है वो मीटिंग बुलाता है, ठीक है, क्योंकि उसको टैक्सेस जो है वो बढ़ाने, नए टैक्सेस को इम्पोज करना है उसे, ठीक है। अब जो है आते हैं, मतलब मीटिंग बुलाई जाती है तो लोग आते हैं, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, ठीक है। और जो थर्ड स्टेट है उसके 600 मेंबर्स जो है वो आते हैं। अब जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग हैं वो ऐसे आगे बैठे होते हैं, और ये जो 600 लोग होते हैं जो थर्ड स्टेट के, वो पीछे इनके खड़े होते हैं ऐसे, ठीक है। अब अभी तक क्या होता था कि जो भी चीज़ें कहनी है वो वोट के थ्रू होगा, और हर स्टेट को वोट देने का राइट था, मतलब फर्स्ट स्टेट मतलब फर्स्ट स्टेट वोट देगा, सेकंड स्टेट देगा और थर्ड स्टेट वोट देगा। अब यहाँ पर नई बात क्या आती है, नई बात ये आती है कि अब वो लोग ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ईच स्टेट हैड वन वोट, यानी हर एक स्टेट को एक वोट देना है, ठीक है। अब वो लोग क्या डिमांड करते हैं कि ऐसा नहीं होगा, होगा क्या, सबको वोट, सभी लोगों को वोट देना, मतलब अगर देखो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के 300 लोग आए हैं तो वो एक एक वोट देंगे तो 300 वोट हो जाएगा, ठीक है। और जो थर्ड स्टेट है उसके 600 मेंबर आए हैं तो अगर एक एक वोट देंगे तो वो 600 वोट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब हर एक मेंबर को एक वोट देने का राइट होना चाहिए, जो कि जनरली डेमोक्रेटिक जो स्टेट्स होता है वहाँ होता है, ठीक है, यानी कि लोकतंत्र में ऐसा होता है, ठीक है। अब राजा जो है वो इनकी इस मांग को मानता नहीं है, ठीक है, और ये डिमांड किसने करी है, थर्ड स्टेट के लोगों ने करी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो बोला गया वो ये बोला गया आपको, व्हेन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट वर्कड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट, ठीक है। जब उनकी उस मांग को राजा ने माना नहीं तो वो लोग मीटिंग को बीच में छोड़ के जो है वो बाहर आ जाते हैं, वॉकआउट कर लेते हैं, ठीक है। अब ऐसे में क्या होता है, जितने भी थर्ड स्टेट के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि मतलब अपना 20 जून को एक असेंबली मतलब बुलाई, ठीक है, और एक था इंडोर टेनिस कोर्ट था वहाँ पर वर्साई में, ठीक है, वहाँ पर वो लोग मीटिंग बुलाते हैं और वो लोग खुद को क्या डिक्लेयर कर देते हैं, एक नेशनल असेंबली वो लोग खुद को डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। और वो लोग क्या शुरू कर देते हैं, ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फ्रांस। अब वो लोग अपने आप को एक नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देते हैं और क्या बनाने लग जाते हैं, फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिज़ाइन करने लग जाते हैं, ठीक है। अब
देखो आगे लिखा क्या है, फ्रांस दैट वुड लिमिट द पावर ऑफ मोनार्च, और जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा वो कैसा बनाया जाएगा, जिसमें जो राजा की पावर्स है उस पर एक लिमिट लगाई जाएगी, ठीक है। दे वर लेड बाय द मिराबियो एंड आबे स्टियो सीओ सॉरी, ठीक है, यानी दो लोग थे जो उनके लीडर्स थे ये, ठीक है। मिराबियो जो है वो नोबल फैमिली का ही एक मतलब व्यक्ति है, पर्सन है, ठीक है। जिसको जो प्रिविलेजेस है वो बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो किस तरह का सोसाइटी चाहता है, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी उसको पसंद है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन करने का काम जो है वो शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब इसी बीच में देखो फ्रांस में क्या हो रहा है, जो नेशनल असेंबली है वो बिजी है किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, ठीक है। जबकि जो रेस्ट ऑफ द फ्रांस है वो क्या है, टर्मोइल, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जो है वो क्या है, मतलब परेशान हो चुके हैं। किस चीज़ से परेशान हो चुके हैं, देखो समस्या क्या है, सीवियर विंटर हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी है, जिसकी वजह से फसल जो है वो ख़राब हो गई है। अब फसल के ख़राब होने की वजह से जो सप्लाई है, मतलब ब्रेड वगैरह जो वो खाते हैं, उनकी सप्लाई क्या हो गई है, कम हो गई है, ठीक है। जो दुकानदार है वो क्या कर लेते हैं, खाने की चीज़ों की होर्डिंग करते हैं, मतलब उसको वो छुपा के रख देते हैं, और वो ये सोचते हैं कि जब इनकी कीमत और बढ़ेगी तब हम इसको मार्केट में बेचेंगे ताकि हमें और ज़्यादा पैसा जो है वो मिले, ठीक है। अब जो वेमेंस हैं वो गुस्सा हो जाती हैं, ठीक है, और वो ग्रुप में जाती हैं, उनको बहुत मतलब दुकानदारों की इस तरह की चीज़ों से बहुत गुस्सा आता है, ठीक है। अब इसी बीच में राजा ने क्या ऑर्डर दिया है कि जो आर्मी है वो लोगों के ऊपर गोलियां चला सकती है, ठीक है। देखो जो हमने अभी आगे इंसिडेंट पढ़ा है वो यहाँ पर आ रहा है आपका, ठीक है, कि फ्रांस में इतने सारे चेंजेस चल रहे हैं, राजा की मतलब जो रूल है उससे लोग परेशान हैं, महंगाई से परेशान है, फसलें खराब हो गई उससे परेशान है, ठीक है, चीज़ों की जो कीमतें बढ़ रही हैं उससे परेशान है, और इसी बीच में जो उन्हें लगता है कि राजा ने क्या ऑर्डर दिया है, लोगों के ऊपर गोली चलाने का ऑर्डर दिया है, ठीक है। तो अब वो लोग गुस्से में कहाँ पहुँच जाते हैं, ऑब्वियसली बात है, अभी मैंने आपको बताया था बास्तिल का एक जेल था, वहाँ पर वो लोग पहुँच जाते हैं और उस पर वो लोग अटैक कर देते हैं, हमला कर देते हैं, ठीक है। अब जो बहुत सारे जो नोबल लोग थे वो भाग जाते हैं डर के मारे, अपना घर छोड़ देते हैं, ठीक है, दूसरे कंट्रीज़ में चले जाते हैं, ठीक है। अब इस तरह की चीज़ें जो है वो फ्रांस में चलने लगी है। लुई 16 जो है वो फाइनली क्या करता है, जो नेशनल असेंबली बनाई गई थी उसको रिकग्नाइजेशन दे देता है, मतलब उसको एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। अब आगे क्या होता है, एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल दैट हिज पावर वुड form now on the check by a constitution on the night of 4 August 1789. The assembly passed a decree abolition of the federal system of obligation and taxes. Member of the clergy too were forced to give up their privileges. Tithes were abolished and land owned by the church were confiscated. As a result, the government acquired assets worth at least 2 billion livre, ठीक है। अब देखो राजा जो है लोगों की डिमांड के आगे झुक जाता है, ठीक है, और क्या क्या चेंजेस आता है ये देखो, ठीक है। सबसे पहले तो राजा ये चीज़ एक्सेप्ट करता है कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करना होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जो उसने टैक्सेस बढ़ाए थे उसको वापस लेता है वो, ठीक है। जो तीर्थ नाम का टैक्स जो लोगों को चर्च को देना पड़ता था वो हटा दिया गया। जो चर्च के पास जितनी भी लैंड्स थे, जितनी भी ज़मीनें थी, वो सब जो है वो उनसे ले ली जाती है, ठीक है। और जो भी नोबल लोगों को या जो चर्च को स्पेशल पावर्स दी गई थी वो सारी जो है वो ख़त्म कर दी जाती है, ठीक है। तो ये पहला चेंज हुआ है फ्रांस में, जो कि कब हुआ है, ये 2 अगस्त 1789 को हुआ है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको कहानी जो है वो समझ आ गई होगी। चलो अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। अब जो फ्रांस है वहाँ पर हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि वहाँ पे जो है चेंजेस आने स्टार्ट हो गए हैं, और जितने भी प्रिविलेजेस थे यानी स्पेशल जितने भी पावर्स थे फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के वो उनसे छीन लिए गए हैं, और जो चर्च की लैंड है वो भी उनसे ले ली गई है, ठीक है। और राजा ने क्या करा है, जो लुई 16 है उसने कॉन्स्टिट्यूशन को मान लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, और ये अब जो भी वहाँ पर होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है, याद रखना कि नेशनल असेंबली ने जो ड्राफ्ट का काम है कॉन्स्टिट्यूशन का वो 1791 में कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। इट मेन ऑब्जेक्ट वॉज टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्च। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन काम था वो क्या था, राजा की पावर पर लिमिट लगाना, ठीक है। इसके अलावा तीन जो है यहाँ पर क्या किया गया है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी बनाई गई है, ठीक है। और फ्रांस जो है क्या बन गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बन गया है। अब ये याद रखना है, देखो मोनार्ची का मतलब किंग हो गया, यानी किंग भी है वहाँ पर और कॉन्स्टिट्यूशन भी है, इसलिए हम क्या बोलेंगे उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये था सिनारियो समय वहाँ पर, ये देखो आप, ठीक है। दो चीज़ें याद रखना है आपको, पैसिव सिटीजन्स कौन थे और एक्टिव सिटीजन्स कौन थे, ठीक है। तो एक्टिव सिटीजन्स वो लोग थे जिनको वोट देने का राइट मिला था, ठीक है। और पैसिव सिटीजन्स वो थे जिनको वोटिंग राइट नहीं मिला था। जनरली इसमें जितनी भी वुमेन्स थी वो थे, और बच्चे मतलब जिनकी भी एज 25 से कम थी वो लोग पैसिव ग्रुप में आते थे, ठीक है। अब इस तरीके से जो है वोट होता था, मतलब एक्टिव सिटीजन्स वोट देते थे, वोट देने के बाद जो है वो वोट होने के बाद जो है मतलब ये चुना जा रहा है
इलेक्टोर्स को। उसके अलावा फिर उनमें से कुछ लोग चुन करके क्या बना रहे हैं, नेशनल असेंबली बना रहे हैं, और नेशनल असेंबली क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, किंग को करेगा। ठीक है, तो इस तरह का सिस्टम जो है वहाँ पर बनाया गया। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1791 में, उसके पास क्या पावर थी, लॉ बनाने का पावर था, मेक लॉ इन द नेशनल असेंबली। ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया कि जो लॉ बनाने का काम है वो नेशनल असेंबली करेगी। ठीक है, जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, यानी कि जिसको इनडायरेक्टली लोगों ने खुद ही चुना है। ठीक है, इसके अलावा जिनकी भी एज 25 थी उनको वोट देने का राइट मिला है, लेकिन साथ में यहाँ पर क्या बात बोली गई है कि जिस भी मैन की एज 25 है और वो क्या देता है, टैक्स पे करता है, मतलब स्टेट को, फ्रांस में मतलब टैक्स पे करता है, और वो टैक्स कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 3 डेज ऑफ लेबर, मतलब 3 दिन के मजदूरी के बराबर वो टैक्स देता होगा। ठीक है, अब सपोज करो उस समय मान लो 200 रुपये किसी का एक दिन की मजदूरी थी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो कितना हो गया, 600, यानी कि जो पर्सन 600 टैक्स पे करेगा और उसकी उम्र जो है वो 25 साल होगी और वो एक आदमी होगा, तो उसको वोट देने का अधिकार मिला गया है, मतलब दिया गया है, और बाकियों को वोट देने का राइट नहीं मिला है। ठीक है, अब ये है देखो, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, ये आपको बनाया गया है। ठीक है, आगे देखो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बिगैन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू में क्या लिखा गया, अधिकार लिखे गए, राइट्स लिखे गए। ठीक है, वो राइट क्या क्या था, राइट टू लाइफ है, यानी जीने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अपनी बात को कहने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन भी है, यानी आप अपना सुझाव दे सकते हो, इक्वालिटी बिफोर लॉ हो गया। तो ये सारे जो हैं राइट्स दिए गए, अधिकार दिए गए फ्रांस के लोगों को। और ये सारे अधिकार कैसे हुए, इनका नेचर कैसा बनाया गया, नेचुरल एंड इनएनिएबल राइट है ये, यानी कि ये राइट जो है वो किसी से भी छीना नहीं जा सकता, और ये मिलेगा बाय बर्थ, यानी जन्म लेने के साथ ही अधिकार जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट, यानी कि स्टेट की ड्यूटी है, वहाँ के सरकार की ड्यूटी है कि लोगों के इस नेचुरल राइट को वो क्या करे, प्रोटेक्ट करे। ठीक है, इसके अलावा ये सिंबल्स आपके पेपर में आते हैं, आप देख लेना कि ब्रोकन चेन का क्या मतलब है। ब्रोकन चेन का मतलब क्या होता है, आज़ाद होना, यानी बिकमिंग फ्री। ठीक है, ये है आपका बंडल ऑफ रॉड्स हैं। अब इसका मतलब क्या है, 1 रॉड कैन बी इजली ब्रोकन बट नॉट एन एंटायर बंडल। तो ये क्या दिखा रहा है, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ लाइज इन द यूनिटी। ये आई है, ये सारे आप पढ़ लेना, ये सिंबल्स आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर में। ठीक है, ये विंग जो लेडी है वो क्या है, लॉ का पर्सनिफिकेशन है आपका। ठीक है, और ये लॉ टैबलेट है, इसमें क्या लिखा गया है, बताया गया है कि जो लॉ है वो सबके लिए सेम है, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। ठीक है, तो ये आप एक बार अच्छे से देख लेना, ये आपके एग्जाम में आएगा। थर्ड यूनिट है हमारा, फ्रांस एबोलिशस मोनार्ची एंड बिकम अ रिपब्लिक, यानी जो फ्रांस है उसमें कैसे जो है वो मोनार्ची यानी कि राजतंत्र, यानी कि रूल ऑफ किंग जो है वो खत्म हो जाता है, और वो किस तरह से एक रिपब्लिक बनता है, यानी गणतंत्र बनता है। ठीक है, तो अभी तक हमने कितना पढ़ा है कि फ्रांस में एक राजा है, ठीक है, जिसका नाम लुई 16 है, और वो किस तरह से काम करता है, लोगों ने किस तरह से उसका क्या करा है, रिवॉल्ट करा है, विरोध करा है, और वहाँ पर जो है वो फाइनली जो है राजा ने क्या कर लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन को मान लिया है। ठीक है, जब लोगों ने उसके खिलाफ आवाज़ें उठाई। ठीक है, अब आगे अगर हम देखें सिचुएशन जो है वो फ्रांस का, वो अभी भी क्या टेंस्ड है। ठीक है, यानी अभी भी वहाँ पर जो प्रॉब्लम है पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुआ है। हालांकि जो लुई 16 है उसने साइन तो कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन, और उसने ये मान भी लिया कि ठीक है, अब राजा जो है वो किसके अकॉर्डिंग काम करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करेगा। ठीक है, लेकिन वो फिर भी छुपे तौर पर ही दूसरे जो पड़ोसी कंट्रीज थे उनके राजाओं के साथ वो बातचीत कर रहा था, नेगोशिएशंस कर रहा था, यानी बातचीत जो है वो कर रहा था। ठीक है, और क्या बात कर रहा था, वो अपने लिए फेवर इकट्ठा कर रहा था कि कैसे वो वहाँ पर वापस जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हटा करके जो उसका रूल था पहले की तरह, उसको वो वापस जो है वो मतलब लागू करवाए। ठीक है, अब जो रूलर्स है उसके नेबरिंग कंट्री के, ठीक है, उन्हें भी बहुत चिंता होने लगी कि अगर फ्रांस में इस तरह से डिमांड आ रही है डेमोक्रेसी की, वो लोग रिपब्लिक कंट्री चाहते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें धीरे धीरे जो है उसके नेबरिंग कंट्रीज जो है, यानी उसके जो पड़ोसी देश हैं उनमें भी ये चीज़ें फैल जाएंगी, तो उनकी जो शक्तियाँ हैं वो भी खतरे में पड़ रही है, उनका जो शासन है वो भी खतरे में पड़ जाएगा। तो इसलिए वो क्या करते हैं, जो फ्रांस का राजा होता है लुई 16, उसको मदद करने के लिए हाँ कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे क्या होता है, नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। ठीक है, यानी जो नेशनल असेंबली है फ्रांस की, वो क्या करती है, वॉर डिक्लेयर कर देती है, किसके अगेंस्ट, प्रशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट। ठीक है, अब जो बहुत सारे वॉलेंटियर्स हैं वो क्या करते हैं, आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, और आर्मी ज्वाइन करने के बाद वो क्या करते हैं, जो वॉर है उसके अंदर वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, मतलब लड़ाई के लिए निकल जाते हैं वो। ठीक है, अब वो लोग जो गाना उस समय गाते थे, मार्शले, देखो ये है ना मार्शे, तो जब वो मतलब जाते थे ना, जैसे परेड करते थे, निकलते थे ग्रुप के फॉर्म में, तो इस तरह का जो गाना है वो गाते हुए निकलते थे, जो किसने कंपोज किया था, रॉजर डे इसले ने। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपका एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि किसने बनाया सॉन्ग और वो कौन सा सॉन्ग जो है वो गाते थे। ठीक है, सैंग करते थे, यानी कि गाते थे मतलब। ठीक है, इसके अलावा अब जब
अभी फ़िलहाल जो है मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस जो फ्रांस का जो नेशनल एंथम बना वही मार्शे बना जो वो लोग गाते थे। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। अब देखो जो जितने भी मेन थे घर के वो लोग चले गए लड़ाई पर, यानी फाइटिंग के लिए चले गए वो लोग। ठीक है, अब जो घर की पूरी जिम्मेदारी आती है वो किसके ऊपर आती है? महिलाओं के ऊपर, यानी वेमेंस के ऊपर आती है। ठीक है, अब देखो क्या होता है। Constitution 1791 gave political right only to the richer section of the society. Political club became an important rallying point for people who wishes to discuss government policies and plan their own form of action. ठीक है, यानी कि लोगों ने क्या बनाया? अपना क्लब बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, और उस क्लब में वो क्या करते थे? इकट्ठे होते थे और जो भी पॉलिटिकल इश्यूज होते थे, मान लो राजा के बारे में या कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, वो लोग वहाँ क्या करते थे? डिस्कस करते थे। ठीक है, अब है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल जो क्लब था उस समय वो जैकोबिन क्लब था। ठीक है, और वो किसके नाम पे पड़ा था? जैकोब के नाम पे ही पड़ा था। ठीक है, और वुमेन टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड फ्रॉम देयर ओन क्लब। इसके अलावा जो वुमेन्स मतलब महिलाओं के लिए आवाज़ उठा रही थी कि उनको भी वोटिंग राइट मिलना चाहिए, उन्हें भी समाज में पहचान मिलनी चाहिए, तो उन्होंने भी क्या करा? अपना खुद का एक सेपरेट क्लब्स बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, अब जो मेंबर थे जैकोबिन क्लब के वो कौन थे? तो लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन के लोग थे, यानी कि उतने अमीर नहीं थे, सामान्य वर्ग के लोग थे। उनमें कौन कौन इन्वॉल्व था? स्मॉल शॉपकीपर्स थे, आर्टिशियंस थे, जैसे शू मेकर, पेस्ट्री कुक्स हो गए, वॉच मेकर हो गए, प्रिंटर्स हो गए, सर्वेंट हो गया, डेली वेज वर्कर हो गया। ठीक है, यानी जो इस तरह के लोग थे वो जो थे जैकोबिन क्लब के मेंबर्स थे। ठीक है, देयर लीडर वॉज रॉबेस्पियर उनका लीडर था। ठीक है, और a large group among the Jacobin decided to start wearing long strip trousers similar to those who worn by the Dock। इस तरह के जो कपड़े हैं उन्होंने पहनने शुरू कर दिए। ठीक है, ट्राउजर्स और ये रेड कैप और ये। ठीक है, जो क्या करता था? दिस वॉज टू सेट देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी स्पेशली नोबल। और उन्होंने ऐसा क्यों करा? ताकि वो अपने आप को जो नोबल लोग थे, जो अमीर लोग थे, जो राजा के परिवार से बिलोंग करते थे, उससे वो अपने आप को क्या दिखा सके? डिफरेंट दिखा सके। ठीक है, अब देखो क्या होता है। इन समर 1792 द जैकॉब प्लान्ड एन insurrection of a large number of Parisians who were angered by the short supply of high prices of food. On the morning of August 10 they stormed the palace of the पैलेस एंड अब क्या होता है? जो लोग हैं, क्योंकि सेम वही है, हाई प्राइसेस हैं, सप्लाई जो है वो हो नहीं रहा है फूड का। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं? राजा के पैलेस के ऊपर क्या करते हैं? अटैक कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जो राजा होता है खुद उसको वहाँ से भागना पड़ता है कुछ घंटों के लिए अपनी जान बचाने के लिए। और उसके बाद क्या होता है? लेटर असेंबली में वोट किया जाता है। ठीक है, यानी वोटिंग होती है और जो राजा का परिवार होता है उसे जेल में डाल दिया जाता है। इलेक्शंस होते हैं वहाँ पर, और इलेक्शन जो है उसमें क्या होता है? जिनकी भी उम्र 21 वर्ष होती है, जितने भी मेन होते हैं उनकी उम्र जो 21 वर्ष होती है, और रिगार्डलेस ऑफ द वेल्थ, यानी कि अब जो है प्रॉपर्टी का कोई लेना देना नहीं है। मतलब पहले जैसे जो रूल बनाया गया था, एक्टिव वोटर्स किनको बोला गया था? एक्टिव सिटीजन्स, जो 3 दिन के बराबर टैक्स, मतलब 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स पे करते थे और जिनकी उम्र 25 वर्ष थी उनको वोटिंग राइट मिला था। लेकिन अब देखो यहाँ पे सिचुएशन चेंज हुआ है, अब एज कितना कर दिया गया? 21 वर्ष कर दिया गया, और रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ, यानी वेल्थ की अब कोई जरूरत नहीं है, यानी कि संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है, उनको वोट देने का राइट दिया गया। ठीक है, अब जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली थी उन्हें क्या बोला गया? कन्वेंशन बोला गया। जो नया असेंबली बनाया गया वोट दे करके उसे कन्वेंशन बोला गया। ऑन 21 सितंबर 1972 इट अबॉलिशेस द मोनार्ची एंड डिक्लेयर फ्रांस अ रिपब्लिक। और वहाँ पर देखो क्या होता है 1792 में कि जो मोनार्ची उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है और फ्रांस को क्या डिक्लेयर कर दिया जाता है? एक रिपब्लिक, यानी अब राजा, कोई भी राजा जो है वो फ्रांस में रूल नहीं करेगा। ठीक है, अब आगे क्या होता है? रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। यानी रिपब्लिक कंट्री किसको बोलते हैं? कि जो कंट्री का हेड होगा, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसका इलेक्शन कौन करेंगे? वहाँ के लोग करेंगे। ठीक है, यानी किसी तरह का राजा वहाँ पर रूल जो है वो नहीं करेगा। इसके अलावा हेरिडिटी नहीं चलेगी कि मान लो एक राजा है, वो मर जाता है तो उसका बेटा राजा बनेगा, फिर वो मर जाता है तो उसका बेटा राजा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इलेक्शंस होंगे, जिसको चुनेंगे लोग वही जो है वो क्या करेगा? कंट्री पर रूल करेगा अपना। ठीक है, अब आगे है लुई 16 जो है उसको मतलब देखो मार दिया, मतलब उसको फांसी लटका दी जाती है फांसी पे, और इसी तरीके से उसकी वाइफ को भी कुछ समय बाद जो है वो फांसी लगा दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर राजा की कहानी जो है वो खत्म हो गई। ठीक है, अब राजा है नहीं वहाँ पर। अब जो है अगला हमारा जो टाइम पीरियड स्टार्ट होता है वो रिजाइन ऑफ टेरर है, यानी कि डर का शासन। ठीक है, अब देखो जितना भी फ्रांस में चेंज आ रहा है वो लोगों ने लीड किया है, और उनका जो लीडर है वो कौन है? रॉबेस्पियर था। ठीक है, अब 1793 से 1794 को जो है वो रिजाइन ऑफ टेरर बोला गया है, यानी 1 साल का समय जो है वो किसका टाइम था? टेरर, डर का समय था। ठीक है, अब ऐसा क्यों था वो देखते हैं हम जरा। जो भी पॉलिसीज रॉबेस्पियर ने फॉलो करी वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग था। ठीक है, एंड उसने कंट्रोलिंग एंड पनिशमेंट की पॉलिसी को अपनाया। ठीक है, यानी फुल कंट्रोल करो और जो भी जिसकी भी गलती होगी उसको पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, अब वो पनिशमेंट मानने वाले लोग कौन कौन थे?
जिसको भी वो दुश्मन की तरह देखता था, ठीक है। अब दुश्मन कौन कौन थे भाई उसकी नज़र में? जो एक्स नोबेल्स थे यानी कि, और जो क्लर्जी थे यानी कि चर्च में काम करने वाले लोग थे। इसके अलावा और दूसरी पार्टी के लोग, उसकी खुद की पार्टी को छोड़ करके जो अदर पार्टी के लोग थे वो उसके दुश्मन, वो लोग मतलब वो उनको दुश्मन की तरह वो ट्रीट करता था। इसके अलावा ऐसे ही लोग उसके पार्टी के खुद के लोग जो उसके डिसीजन से अग्री नहीं करते थे, उसके डिसीजंस को फॉलो नहीं करते थे, उसको भी अरेस्ट कर लिया जाता था और उसको भी जेल में डाल दिया जाता था, ठीक है। इसके अलावा उसने क्या करा, गुलेटिन का इस्तेमाल करा। ये एक डिवाइस होता था इस तरीके से, ठीक है, यहाँ लटकता था एक तलवार की तरह, और उसका मतलब जिस भी व्यक्ति को मारना होता था उसको लिटा करके उसकी गर्दन को ऐसे काट दिया जाता था, ठीक है। और इसका इन्वेंशन किसने करा था? डॉक्टर गुलेटिन ने ही करा था, ठीक है। अब इस तरीके से लोगों के अंदर जो है डर का माहौल पैदा हो गया है वहाँ पर, ठीक है। अब धीरे धीरे जो उसके खुद के सपोर्टर्स थे वो जो है वो मतलब उसको सपोर्ट करना उन्होंने बंद कर दिया, ठीक है। फिर क्या होता है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है फाइनली 1794 में, और उसको भी गुलेटिन पे चढ़ा दिया जाता है जिस पर वो लोगों को मारता था। यहाँ से आपका जो है वो रेजाइन ऑफ टेरर खत्म होता है, ठीक है। अब देखो, पहले राजा खत्म हुआ, मतलब राजा का रूल खत्म हुआ, जो रॉबेस्पियर आया 1 साल के अंदर उसका रूल भी खत्म हुआ। अब जो रूल आता है वो आता है डायरेक्टरी का रूल, ठीक है, रूल ऑफ डायरेक्टरी। अ फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट फॉलो द वेल्दियर मिडिल क्लास टू सीज पावर, यानी कि जब जैकोबिन की गवर्नमेंट गिर जाती है, फॉल हो जाती है और उसको फांसी पे लटका दिया जाता है, सॉरी गुलेटिन पे चढ़ा दिया जाता है, तब वहाँ पर जो वेल्दियर लोग थे मिडिल क्लास के, उन्होंने अब सारी पावर्स अपने हाथ में ले लिया। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टाइड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जिन्होंने क्या बोला कि जिन भी लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं है उनको वोटिंग का राइट नहीं मिलेगा। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेचर काउंसिल्स, 2 लेजिस्लेचर काउंसिल बनाए गए। देन दे अपॉइंटेड अ डायरेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है, डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव बनाया गया, जिसमें कितने लोग होते थे? 5 लोग होते थे। दिस वॉज मेंट एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन अ वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबिन। जो क्यों बनाया गया? ताकि सारी की सारी पावर किसी एक पर्सन के हाथ में ना हो, जैसे जैकोबिन ने सारी अपने हाथ में ले लिया और फिर जो उसका मन करता था वो करता था, तो ऐसा ना हो इसलिए डायरेक्टरी और एग्जीक्यूटिव बनाया गया, और 5-5 लोगों का मतलब उसमें थे जो काम करते थे। However, the directors often clash with the legislature councils, who then shout to dismiss them, and the political instability of the directory paved the way for the rise of military director Napoleon Bonaparte. अब जो लोग थे डायरेक्टरी के और जो लेजिस्लेचर के, वो आपस में ही लड़ते थे, ठीक है। अब उनकी लड़ाई की वजह से क्या होता था, फ्रांस के अंदर इंस्टेबिलिटी आई, और इसकी वजह से जो है वो वहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट का जो है वो उदय होता है, यानी कि वो एज अ रूलर जो है वो उभरता है, मतलब वो रूलर बनता है, समझो, ऐसे समझो, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट भी आ गया। अब हमें पढ़ना है, डिड वुमेन हैड अ रेवोल्यूशन, यानी जो महिलाएं थी उन्होंने भी रेवोल्यूशन करा था। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वुमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेट्स इन द इवेंट which brought about so many important changes in the France society. They hoped that their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their lives. ठीक है, यानी जो महिलाएं हैं वो शुरू से ही जो है अपने अधिकारों के लिए काम कर रही हैं, ठीक है। और जो मेन उनकी डिमांड थी वो वोटिंग राइट थी, कि जिस तरह से मेल हैं, मतलब मेंस को वोटिंग राइट मिला, उस तरीके से उन्हें भी वोटिंग राइट मिलना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो वेमेंस थी वो लॉन्ड्रेस के रूप में, फ्लावर सेलर, फ्रूट सेलर, वेजिटेबल सेलर, ठीक है। इसके अलावा डोमेस्टिक सर्वेंट के फॉर्म में वो काम करती थी, ठीक है, यानी कि वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी, ठीक है। जो ज़्यादातर महिलाएं थी वो एजुकेटेड नहीं होती थी, एजुकेटेड केवल वही महिलाएं होती थी, वही वेमेंस होती थी जो नोबल फैमिली से या अमीर परिवार से बिलोंग करती थी, ठीक है। यानी ज़्यादातर महिलाएं जो गरीब होती थी वो अनपढ़ हुआ करती थी, ठीक है। इसके अलावा आफ्टर विच देयर फैमिली अरेंज अ मैरिज, मतलब वही है, मतलब बड़े होने के बाद उनकी शादी कर दी जाती थी, और वर्किंग वुमेन हैड टू केयर फॉर देयर फैमिली। अब जो वर्किंग वुमेन्स होती थी उन्हें अपने परिवार का भी ध्यान रखना होता था और बाहर जाकर के उन्हें काम भी करना होता था। इसके अलावा जो उनकी वेजेस थी, जो उनकी मजदूरी थी, वो मैन की कंपैरिजन में बहुत कम हुआ करती थी, यानी यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन था फ्रांस सोसाइटी, मतलब फ्रांस की सोसाइटी में भी। इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट, वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर। अब उन्होंने अपनी आवाज़ को उठाने के लिए और अपने लिए जो उनके राइट्स थे वो मांगने के लिए उन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल क्लब्स बनाने शुरू करा, न्यूज़पेपर निकालना शुरू करा, ठीक है। और इस तरीके से उन्होंने क्या किया, अपने लिए आवाज़ें उठाई, ठीक है। अब इतना सब कुछ करने के बावजूद भी जब 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वहाँ पर उन्हें पैसिव सिटीजन का राइट, मतलब पैसिव सिटीजन का दर्जा मिला, ठीक है, जिससे वो बहुत उदास हुई, नाराज़ हुई, ठीक है। उसके बाद भी उन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो अपनी आवाज़ उठाते रहे और वोटिंग की राइट की वो लोग डिमांड जो है वो करते रहे, ठीक है।
अब इन द अर्ली ईयर्स जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इंट्रोड्यूस तो करा लॉज को, ताकि जो वुमेन्स हैं उनकी लाइफ में थोड़ा इंप्रूवमेंट हो सके, ठीक है। स्कूल्स बनाए गए उनके लिए, ताकि जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं वो भी पढ़ सके, ठीक है। एजुकेशन को कंपलसरी किया गया ताकि सभी लड़कियां स्कूल जा सके, ठीक है। इसके अलावा ये भी एक प्रोविजन बनाया गया है कि जो फादर है नो लॉन्गर फोर्स देम टू मैरिज अगेंस्ट देयर विलिंग, यानी जो उनके फादर्स हुआ करते थे वो उन्हें ज़बरदस्ती शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के लॉज जो है वो बनाए गए ताकि जो वुमेन्स हैं उनका स्टेटस जो है वो अच्छा हो सके, इंप्रूव हो सके। इसके अलावा जो वुमेन्स थी वो अभी भी स्ट्रगल कर रही थी, किस चीज़ के लिए? वोटिंग राइट के लिए, पॉलिटिकल राइट के लिए, ठीक है। ये सब करने के बावजूद 1946 में जो वुमेन्स हैं उनको वोटिंग राइट जो है वो मिल जाता है फ्रांस में, ठीक है। अब अगला है हमारा यूनिट एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। देखो स्लेवरी होता क्या है? गुलाम, यानी गुलाम पता ही होगा आपको, नौकर, ठीक है। तो स्लेव ट्रेड होता था पहले, ठीक है, यानी जो अब स्लेव देखो कौन बनेगा? ऑब्वियसली बात है जो समाज का गरीब वर्ग होगा, जिसके पास अपना खाने पीने के लिए पैसे नहीं होंगे, वो दूसरे के यहाँ जाके नौकरी करेगा, ठीक है। तो उन जैसे बाजार से हम चीज़ें खरीद के लाते हैं ना, उसी तरीके से उन लोगों को भी खरीदा जाता था और बेचा जाता था, ठीक है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो बहुत गरीब है, अपने बच्चों का खर्चा नहीं उठा सकता, तो उसने क्या करा, किसी एक ट्रेडर को अपने बच्चों को बेच दिया। अब वो ट्रेडर क्या करता है, मार्केट में जाता है और उसको बेचता है, और जो भी अमीर परिवार का व्यक्ति होगा वो उसको खरीद के अपने घर ले जाएगा, उसके साथ जैसा मर्जी वैसा व्यवहार जो है वो कर सकता है, ठीक है। यानी कि एक नौकर की तरह जिस तरह से उसके साथ ट्रीट होना चाहिए उस तरीके से उसको ट्रीटमेंट जो है वो दी जाती थी, ठीक है। तो ये चीज़ें गलत थी, ठीक है, इसलिए जो स्लेवरी था उसको बैन किया गया। तो ये फाइनली होता है फ्रांस में 1848 में जो है वो इसको बंद कर दिया जाता है, ठीक है। अब अगला हमारा रेवोल्यूशन इन एवरीडे लाइफ। जो रेवोल्यूशन था उससे लोगों के जीवन पे किस तरह का प्रभाव जो है वो पड़ा। One important law that came into effect soon after the storming of the Bastille in the summer 1789 was the abolition of censorship, ठीक है। ये याद इंपॉर्टेंट आपका